पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और एक भरपूर अफ्तारी हमने की और हमेशा की तरह आज भी बड़े ही मज़े का खाना आना आपने बनाया था और लिप्टन का जार ऑफ जॉय एंजॉय करने के लिए तैयार है आप? जी बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। पानी बॉयल हो चुका है और चाय होने लगी है रेडी, और उसके साथ आज हम एंजॉय करेंगे सुपर का केक। जबरदस्त। चलिए हम अपने मेहमानों को आज सुपर का केक सर्व करेंगे लिप्टन टी के साथ। बहरहाल ये जो हमारा सेगमेंट है इसमें हम आपकी किसी शख्सियत से मुलाकात करवाने के लिए जा रहे हैं जो कि अपने पेशे के एतबार से तो केमिकल इंजीनियर हैं, लेकिन आपने खिदमत फाउंडेशन के हमरा खिदमत के सफ़र का आगाज़ किया 2002 में, और फिर हमने ये देखा कि 2005 और 2008 में आने वाली तारीख के बदतरीन ज़लज़लों के दौरान मुतासर इलाकों में फ्रंट लाइन पर अपने खिदमात जो थी वो सर अंजाम दी। 2009 में अलखिदमत पंजाब के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए और फिर 2010 में आने वाले सैलाब और 2013 में और उनमें आने वाले ज़लज़ले के दौरान वसी पैमाने पर जारी रिलीफ ऑपरेशन की क़यादत भी की। मतलब ये वही शख्सियत है जिसने एक रज़ाकार की हैसियत से काम करना शुरू किया था। 2019 से बहैसियत सदर अलखिदमत वस्ती पंजाब अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हालिया कोरोना वबा के खिलाफ जारी जंग में वस्ती पंजाब में अलखिदमत की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। तो स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है सदर अलखिदमत वस्ती पंजाब जनाब इकरामुल हक सुबहानी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सुबहानी साहब, कैसे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। मैं न्यूज़ का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि रमज़ान के बाबरकत महीने में और फिर अफ्तारी की इस ट्रांसमिशन में आपने मुझे शिरकत का मौका दिया। सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान में खिदमत का बहुत ही मोतबर नाम है। जब भी हमने देखा है सैलाब आए हैं या ज़लज़ले आए हैं तो फ्रंट लाइन पर रहकर अलखिदमत ने काम किया है। हम वो मैकेनिज़्म जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से अलखिदमत काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया जी। अलखिदमत फाउंडेशन का आगाज़ 1990 में हुआ जी। अलखिदमत फाउंडेशन के काम का जैसे आपकी इंट्रोडक्शन में 2005 के, 2002 के, फिर 2008 और 2013 के ज़लज़लों का तज़किरा किया। सैलाब इस मुल्क में आते रहे हैं तो अलखिदमत फाउंडेशन का एक प्रोग्राम है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, जिसका रेस्क्यू, रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन उसके सब प्रोग्राम है। तो ज़ाहिर है कि इस प्रोग्राम के तहत अलखिदमत फाउंडेशन जो है मुल्क भर में 150 अज़ला में अलखिदमत फाउंडेशन का वॉलंटियरिज्म के तहत पूरा एक नेटवर्क है। तो जिस इलाके में भी ज़ाहिर है कि कभी खुदा न खास्ता कोई आफत आती है तो उसमें ज़ाहिर है कि अलखिदमत फाउंडेशन लीड लेती है और रेस्क्यू, रिलीफ और फिर रिहेबिलिटेशन की खिदमात सर अंजाम देती है। अब ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी जब कुछ इस तरह के हादसात और सानियात होते हैं तो अलखिदमत फाउंडेशन रेस्क्यू के कामों में वहाँ भी आगे बढ़ती है, पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करती है। जैसे 2023 के फरवरी में तुर्किया में ज़लज़ला आया तो अलखिदमत फाउंडेशन वाहद NGO सेक्टर से, प्राइवेट सेक्टर से तंजीम थी कि जो तुर्किया गवर्नमेंट ने उसे इनवाइट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अलखिदमत फाउंडेशन ने रेस्क्यू के काम में वहाँ पर जाकर पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी भी की और अल्लाह ताला ने उसे सुरखरू भी किया कि जो भी खिदमात वहाँ पर मुमकिन थी उस डिज़ास्टर के अंदर। ज़ाहिर कि एक बहुत बड़ी तबाही थी। हम जब एयरपोर्ट से रवाना हो रहे थे उस डिज़ास्टर के लिए रेस्क्यू की टीम के तौर पर पूरी, तो उस वक्त जो टिकट्स चल रहे थे तो वो 12,000 13,000 के खदशात का इजहार कर रहे थे कि इतनी हालातें वहाँ पे मुतवक्की हैं। तो आप यकीन कीजिए कि हमारी सारी टीम ये दुआ करती थी कि अल्लाह करे कि ये खदशात दुरुस्त साबित ना हो। लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे और चीज़ें समअप हुई तो 57,000 जो है वो हलाकतें थी। तो वहाँ शदीद सर्दी का मौसम था और वहाँ पे ज़ाहिर है कि 10, 12, 14 मंजिलें इमारतें तो आम बात थी उन इलाकों में। तो ज़ाहिर सारी ज़मीन बोस हुई थी बेशतर इमारतें, तो उसके अंदर से सारा डेड बॉडीज़ का डिस्कवर होना, बहुत से ऐसे लोग थे जो जिंदा हालत में भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हालत में भी निकलते थे ज़ाहिर है कि, और फिर ज़रा इस तरह से तो ज़ाहिर है कि उस मौके पर भी अलखिदमत फाउंडेशन ने वहाँ पर कौम की। अच्छा इकराम साहब, अभी एक बड़ा ही प्यारा जेस्चर था जिस वक्त हम लोग अफ्तारी के लिए उठे हैं, अनवार सबको खजूर सर्व कर रहे थे, आपने पहली खजूर पकड़ते साथ ये कहा कि ये बड़ा मुबारक महीना है, इसमें अफ्तार के वक्त जो भी दुआ की जाए वो कबूल होती है। आपने कहा कि गज़ा के मुसलमानों के लिए आप लोग ज़रूर दुआ कीजिएगा, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अलखिदमत फाउंडेशन गज़ा के बहन भाइयों के लिए भी अपनी खिदमत प्रोवाइड कर रही है। तो किस तरीके से आप लोग वहाँ पर जो है वो सामान पहुँचा रहे हैं, इमदाद कर, तो कितने मुतासिरीन की मदद कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया जी। आप जानते हैं जी कि पाकिस्तानी कौम का जज्बा तो बहुत शानदार जज्बा है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पर वो आगे बढ़ती है और अपने लोगों को संभालने का काम करती है। तो अहले गज़ा का मामला कुछ सेंसिटिव भी है और ज़ाहिर है कि उसके साथ जो लोगों की एक ईमानी वाबस्तगी है तो वो भी उसमें शामिल है। तो 7 अक्टूबर का ये वाक़या है जो अल्हम्दुलिल्लाह 8 अक्टूबर को अलखिदमत फाउंडेशन वहाँ पर प्रैक्टिकली मौजूद थी और इसमें मौजूदगी में जो बड़ा फ़ायदा हुआ अलखिदमत फाउंडेशन को कि अलखिदमत फाउंडेशन का अपना तुर्किया में रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो उस ऑफिस के ज़रिए से अलखिदमत फाउंडेशन में
غزہ میں اپنی خدمات کا آغاز کیا، اور یہ اس وقت آغاز نہیں کیا بلکہ پہلے سے ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ 2006-2007 سے غزہ کا جو علاقہ ہے وہ مسلسل مسائل کا شکار ہے۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن اپنی پارٹنر این جی اوز کے ذریعے سے وہاں پر کچھ نہ کچھ کام پہلے سے کر رہی تھی، تو انہی پارٹنر این جی اوز کے ساتھ فوری طور پر الخدمت نے وہاں پہ اپنی خدمات کا آغاز کیا، اور بالکل 7 تاریخ ہی کے فیصلے کا بعد میں آنے والے ہفتے 10 دن میں بہت فائدہ ہوا کہ جس طرح سے پھر سختی ہوئی کہ باہر سے چیزوں کا بالکل جانا بند ہو گیا، تو وہ چونکہ بالکل ٹائملی کچھ چیزیں ہم وسائل اندر پہنچا چکے تھے، تو کم از کم ہفتہ 2 ہفتے جو ہے اس نے بہت بڑا ریلیف کا کام دیا۔ تو بالکل اس طرح سے آغاز ہوا، اور پھر ظاہر کہ جو بھی وہاں کی ضرورت تھی اس کے ذریعے سے الخدمت کام کر رہی ہے۔ وہاں پہ تیار کھانے کی صورت میں، وہاں پہ ماضی قریب میں چونکہ سرد موسم تھا تو شیلٹر کی صورت میں، گرم کپڑوں کی صورت میں، لباس کی صورت میں، اور میڈیکل کا انفراسٹرکچر جس تیزی کے ساتھ وہاں پر تباہ ہوا ہے تو ادویات کی صورت میں۔ اور پاکستان نے الخدمت فاؤنڈیشن تو یہ آغاز میں ایکسپیکٹ کرتی تھی، پوری قوم ایکسپیکٹ کرتی تھی، دعا بھی کرتی تھی کہ یہ ہفتے 10 دن کے بعد شاید سیز فائر ہو جائے، تو لیکن سیز فائر ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اب 6 ماہ ہو گئے ہیں تو کہ گزشتہ دنوں ایک خوشخبری سننے کو ملی ہے کہ وہاں پہ سیز فائر ہو رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ظلم اور بربریت جس طرح سے ابھی بھی جاری ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک المیہ ہے اپنے طور پر۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن نے فوری طور پر ایک ایپ کے ذریعے سے پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز کے لیے رجسٹریشن شروع کی، تاکہ جب جیسے سیز فائر ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کیجویلٹیز کے نتیجے میں آرتھوپیڈک اور جو زخمی ہوں گے کم از کم ہم ان کو جا کے سنبھالیں۔ تو ایک دن میں 4500 ڈاکٹرز، جس میں بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ تعداد جو تھی ہماری بہنی لیڈی ڈاکٹرز جو ہیں ان کی تھی، وہ خود جانا چاہتی تھی۔ اب تک ان کا اصرار ہے کہ کوئی سبیل پیدا کیجئے تاکہ ہم وہاں پر جا کر پریکٹیکلی وہاں پر کام کریں، تو لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو اس طرح سے حالات ہیں عملاً وہاں پر ممکن نہیں ہو رہا، لیکن الحمدللہ جو بھی وسائل ہمیں الحمدللہ قوم نے جس طرح سے اعتماد کیا ہے، وسائل کی کسی مرحلے پر قوم نے ہمیں کمی نہیں آنے دی، اور الخدمت نے بھی بہتر پلان کر کے تو وہاں پہ خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ میڈیکل کے شعبے میں تو ظاہر ہے کہ جیسے ہی اب سیز فائر ہوتا ہے، کوئی گنجائش بنتی ہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن نے 20 ایمبولینسیں جو ایک منی آپ سمجھ لیں کہ آپریشن تھیٹر کا بھی کام کریں گی، سرجریز کا کام بھی کریں گی، جی اس کی سہولت کے ساتھ تیار کی ہیں۔ ایک ایمبولینس جو ہے وہ اندر جا چکی ہے کہ جو ہمارے پریزیڈنٹ سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب، وہ رمضان کے بالکل آغاز میں وہاں تشریف لے کر خود گئے ہیں قاہرہ میں، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے جو کنسائنمنٹ 15,000 فیملیز کے لیے راشن کی صورت میں بھجوائی ہے۔ چلیں وی آر ہوپفل کہ وہاں پر جو معاملات بہتر، آپ کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر بھی ہونے جا رہا ہے، معاملات بہتر وہاں پر ہو جائیں اور یہ تمام سرگرمیاں بھی شروع ہو جائیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گفتگو آغاز دوبارہ کرتے ہیں۔